Now Kiranmay Das Nanda. Yeah, but I know maiden speech. Is it maiden speech, really? 15. So take 10 minutes. 50. 10 minutes ठीक है? 15 minutes. 15. माननीय उपसभापति जी, महामहिम राष्ट्रपति जी जो भाषण रखा, वो भाषण का ऊपर माननीय सदस्य जो धन्यवाद प्रस्ताव लेके आया, मैं उनका ऊपर कुछ संशोधन भी दिया। मैं यही संशोधन का ऊपर कुछ बोलना चाहते हैं। महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण एवं माननीय प्रधानमंत्री जी का चुनावी भाषण की छाया प्रति ही लग रहा था, जिसमें सुहाने सपनों को सुंदर शब्दों और जुमलों से सजाया हुआ था। अच्छा होता कि जमीनी हकीकत को भाषण का हिस्सा बनाना गया होता। एक और किसान का जमीन जिसे वो अपनी मां समझाता है, छीनने जाने के प्रबंधनीय भूमि अधिग्रहण के तहत हो रहा है, वो राष्ट्रपति जी कहते हैं अन्नदाता सुखी भव। ऐसा कैसे होगा? आज हमारी आजादी का 68 साल हो चुका है। इस दौरान 12 पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त एवं 16वीं लोकसभा के चुनाव भी हो गया है। ये अपनी आप से एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, परंतु साथ ही साथ मुझे ये भी प्रतीत होता है कि हम अपने संविधान की आधारभूत तत्व को भूल गए हैं, जो कि इस देश की सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता और न्याय की सुरक्षित करने का आश्वासन देता है। हमारा संविधान सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की 5 पिलर पर खड़ा हुआ। क्या इन सिद्धांतों को पालन कर रहा है? लगातार 62 वर्षों से महामहिम राष्ट्रपति महोदय की संसद में अभिभाषण के दौरान मुख्यतः एक तरह की ही मुद्दा, जैसे गरीबी हटाओ, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण, रोजगार सृजन, ग्रामीण बुनियादी ढांचों का निर्माण एवं भ्रष्टाचार उन्मूलन से निपटने के आश्वासन दिया जाता है, लेकिन जमीनी हकीकत अलग है और इनमें से कोई भी आश्वासन पूरा नहीं हो पाया है। गरीबी जनता आज भी संविधान में मिले हुए अधिकार से वंचित है। योजनाओं को लक्ष्य प्राप्ति के लिए एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के माध्यम से आम लोगों से डायरेक्ट एवं इनडायरेक्ट रूप से टैक्स लिया जाता है, परंतु आज तक हम कितना लक्ष्य प्राप्त कर पाए हैं? क्या इन सब का लाभ आम लोगों को मिल पाया है? ये सब आज भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। कालाधन आज चर्चा का सबसे बड़ा विषय है। चुनाव से पहले भाजपा और एक बाबा एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाया था, जहां कहा था 45 लाख से 60 लाख करोड़ रुपया कालाधन विदेशी बैंक में पड़ा हुआ। मुझे ये लगता है कि ये आंकड़ी सही है, परंतु सरकार इसमें कितना कालाधन ले आएंगे और कितने दिनों में लेके आएंगे, इस पर वित्त मंत्री जी कोई क्लैरिटी नहीं दिया। जबकि इलेक्शन से पहले मोदी जी ने लोगों से सबको अकाउंट में 15-15 लाख रुपये भेजने की बात की थी। सत्ता पार्टी घर वापसी की चर्चा करती है, लेकिन कालाधन की वापसी के लिए रास्ता नहीं तैयार करती है। कालाधन केवल विदेश में नहीं है बल्कि देश में भी है। सरकार इसकी वापसी के लिए रास्ता तैयार करे। महोदय, मेरे मन में एक प्रश्न आता है कि इतना पैसा सरकार का ज्ञान के बिना देश के बाहर कैसा लेके जाया गया? देश में 2 तरीका पैसा है, एक ब्लैक मनी, दूसरा व्हाइट मनी। इस तरीके डुअल फाइनेंशियल सिस्टम से देश का कभी हित नहीं हुआ। माननीय वित्त मंत्री जी बजट प्रस्ताव से कालाधन लेके कोई सुझाव प्रस्तावित किया, मगर ये जानकारी नहीं मिली कि कितना धन कब और कैसा आएगा। इंडियन इकोनॉमी मुख्यतः एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, इसलिए देश का आर्थिक विकास एग्रीकल्चर के ऊपर आधारित है। बिना रूरल इकोनॉमी के डेवलपमेंट के इंडस्ट्रियल ग्रोथ का सस्टेन कभी नहीं हुआ। पहले एग्रीकल्चर के गैप में कंट्रीब्यूशन, एग्रीकल्चर में जीडीपी का कंट्रीब्यूशन था 70%, अभी हो गया 12 to 13%। पहले एग्रीकल्चर का ग्रोथ था 4%, अभी एग्रीकल्चर का ग्रोथ हो गया 1%। ऐसा परिस्थिति में देश का विकास कैसे होगा? पिछले कुछ सालों में 2,50,000 से अधिक किसानों ने आत्महत्या किया।
जो कि एक राष्ट्रीय शर्म का बात है। जस्टिस डिलेड इन जस्टिस डिनाइड। न्याय की उम्मीद में लाखों अंडर सालों में जेल में सड़ रहा है। उनमें से बहुत ऐसे है कि जिस अपराध के आरोप में जेल में है, यदि उनके ऊपर अपराध सिद्ध भी हो गया तो वो उसमें मिलने वाले सजा से ज्यादा समय जेल में बिता चुका है। लगता है कि सरकार को इतनी गंभीर समस्या की जानकारी ही नहीं है, क्योंकि महामहिम राष्ट्रपति के भाषण में इस मुद्दे का कोई जिक्र नहीं है। अंडर ट्रायल कैदी को आरोप सिद्ध हुए बिना जरूरत से ज्यादा समय तक जेल में रखना उनके जिंदगी का स्वतंत्रता और निरपेक्ष सुनवाई के अधिकार की वायोलेशन है। ये उनके एवं परिवार की जिंदगी को बुरी तरह प्रभावित करता है। हर अदालत में बहुत जांच का पद खाली है। ऐसे जल्दी न्याय विचार कैसे मिलेगा? इसके लिए सरकार कई कदम उठाए नहीं है। लोगों को सामाजिक सुरक्षा का दिशा में सरकार का कोई ठोस योजना नहीं है। सरकार इंडस्ट्रियल सेक्टर में ईएसआई और पीएफ की बात करती है, परंतु इसमें किसानों एवं असंगठित क्षेत्रों का श्रमिक को शामिल करने में विफल रही है। इसको अलावा बेरोजगारी भत्ता, चिकित्सा सहायता, निःशुल्क शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी इन अन्य योजनाओं को संविधानिक अधिकार का पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। एक समाजवादी होने के नाते मैं यही दावा के साथ कह सकता हूं कि स्वतंत्र का बाद देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश, जहां से मैं राज्यसभा के लिए निर्वाचित किया गया हूं, वहां की हमारी समाजवादी सरकार ने इंटरमीडिएट तक को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था और गरीब छात्रों को फ्री लैपटॉप प्रदान किया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने लीवर, हार्ट, किडनी, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के लिए हॉस्पिटल में फ्री ट्रीटमेंट एवं दवा उपलब्ध कर रही है। उत्तर प्रदेश में सरकार बेरोजगारी के लिए बेरोजगारी भत्ता भी प्रदान कर रही है। इसी समाजवादी सरकार ने किसानों को हितों को ध्यान रखते हुए किसान पेंशन एवं निःशुल्क सिंचाई का प्रावधान भी किया है। लड़कियों को शिक्षित करके आत्मनिर्भर बनाने के लिए कन्या विद्याधन योजना चलाई जा रही है। किसानों को जमीन का नीलाम पर भी रोक लगा दिया गया है। इसके अतिरिक्त और भी जनहित को योजनाएं यूपी गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही है। ऐसी योजनाओं को पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। समाजवादी का नारा है, रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवाई पढ़ाई मुफ्ती हो। मैं चाहूंगा कि इस समाजवादी स्लोगन को पूरा देश में लागू करना चाहिए। भारत प्राकृतिक संसाधन और मानव पूंजी का हिसाब से दुनिया का सबसे अमीर देश है। यहाँ पर काम करने के लिए 150 करोड़ हाथ मौजूद है, जिसमें ज्यादा नौजवान है। ये एक ऐसा देश है जहाँ पर दोनों तरह से जैसे सतही एवं भूमिगत जल का विशाल भंडार मौजूद है। यहाँ के विशाल कृषि योग्य जमीन, जंगल एवं बायोडायवर्सिटी अपने आप में अद्भुत है। हमारी जमीन में सभी खनिज मौजूद है तथा हमारे पास 8000 किलोमीटर कोस्टल लाइन है। फिर भी हमारी देश का 40% आबादी आज भी गरीबी रेखा का नीचे जीने के लिए मजबूर है। आखिर इसके लिए जिम्मेदारी कौन? निस्संदेह ये जिम्मेदारी केंद्र में ज्यादा दिन राज करने वाली पार्टी की होता ही है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाले प्रधानमंत्री जी इस देश को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों एवं किसानों को हित आश्वासन दे सकते हैं कि अभी बने नीति आयोग में उनको स्थितियों को प्राथमिकता दी जाएगी? इस बात की महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण कोई जिक्र नहीं है। महोदय, यदि सरकार पूरे देश में 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे तो बाकी 100 करोड़ से भी ज्यादा लोग के देश में सबका विकास कैसा होगा? एक जिले में 1 और 2 गांव के आदर्श गांव बनाएंगे, वो भी पूरे के जिले फंड को डाइवर्ट करके, तो सबका साथ और सबका विकास क्या होगा? ये सपनों दिखाने से देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश की आत्मा गांव में रहती है और तो गांव की विकास की हकीकत को समझना होगा। राष्ट्रपति जी ने कहा है हमारी सरकार विकास के प्रति वचनबद्ध है। महोदय, आज वचनबद्ध नहीं कर्मबद्ध होने की आवश्यकता है। यदि यही विकास मॉडल जिसका सपना हमें दिखाया गया था, तो इस प्रकार को अच्छे दिन पुराने दिन से भी खराब होगा। स्वतंत्र भारत के 7 दशक से हम वचनबद्धता ही दिखाते हैं। संभवतः जनता ने अपनी जनादेश में सरकार को वचनबद्धता को स्थान पर कर्मबद्धता को आदर्श दिया है। अभी सरकार का एक नया नारा है, नमामि गंगे। गंगा हमारी माँ है एवं इसकी पूजा करती है। हमारी सभ्यता गंगा की तट पर विकसित हुई है। गंगा में श्रद्धा रखने वाले लाखों को तादाद में प्रति वर्ष गंगा सागर मेला में आती है।
परंतु अब प्रश्न का विषय यही है कि जिस गंगा की हम पूजा करते हैं उस गंगा की पानी है कहाँ। मेरी जानकारी है ये गंगा के ऊपर 150 से भी ज्यादा बांधों का निर्माण उत्तराखंड में हो चुका, और भी 100 से भी ज्यादा ऐसे बांध उत्तराखंड में और भी बनने जा रहा है। अगर स्थिति ये होता तो गंगा का पानी आएगा कहाँ से। कहीं ऐसा नहीं होगा हमारी पवित्र गंगा भी रूस की अरल सागर का जो हाल होगा हमारी गंगा का भी फिर यही हाल होने जाएगा। बांधों की वजह से किसान की खेती पर बुरा असर पड़ रहा है। उनकी जमीन है तो पानी में डूब गया, नहीं तो जमीन नहीं डूबती, उनकी सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल रहा। मछली पालन और आधारित मछुआरा का जीवन पर भी इसका बुरा असर पड़ा। अनाधार बांधों का वजह से बायोडाइवर्सिटी की भी बहुत नुकसान पहुंचा। क्या सरकार के पास इस मुद्दा का समाधान के लिए कोई योजना है। मैं ये कहना चाहते हैं गंगा का प्रदूषण का कारण घर से निकालने से वाला कचरे की वजह से ज्यादा नहीं हुआ, बल्कि इसका मुख्य कारण फैक्ट्री से निकालने वाला कचरा एवं अवशेष है। अतः सिर्फ नमामि गंगा नारे से गंगा साफ नहीं होंगे, इसके लिए सरकार को एक उपयुक्त योजना बनाना होगा। मैं ये याद दिलाना चाहूंगा लोहिया जी ने देश के सभी नदियों को सफाई करने के लिए आह्वान किया था। ये हमारी परंपरा है, हम सब नदी को पूजा करता है। ये मंत्र उच्चारण करके गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु। आपको बताना चाहूंगा कि समाजवादी सरकार नदियों को सफाई के लिए बहुत पहले से ही प्रतिबद्ध है। वाराणसी में गंगा नदी, मथुरा में यमुना एवं अयोध्या में सरयू नदी का ऊपर घाटों का निर्माण उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार का पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी के दौरान हुआ है। वर्तमान समय में पानी गंभीर समस्या है। नदियां तालाब दिन प्रतिदिन रेतों से भरती जा रहा है और साथ ही साथ सिंचाई हेतु पानी एवं पीने हेतु पानी की एक बड़ा समस्या बनती जा रही है। भारी मात्रा से तालाब को भरकर कंस्ट्रक्शन करने से वाटर बॉडी सिंक हो रहा है। इससे ग्राउंड वाटर लेवल भी काफी नीचे चला जा रहा है। 1984 में जब मैं पश्चिम बंगाल में मंत्री था तब मैंने बंगाल में जल संरक्षण के लिए कानून लेकर आया था जिसका नाम था इनलैंड फिशरीज एक्ट 1984। अतः से केंद्र सरकार में नंदा जी मालूम मुझे लगातार पढ़ना और फिर बोलना, बीच बीच में आप उसका उपयोग कर सकते हैं। केंद्र सरकार से ये अनुरोध करूंगा कि उस कानून को राष्ट्रीय कानून का रूप दिया जाएगा जिससे देश का जल धारण संरक्षण सुनिश्चित हो जाएगा। हमारी सभ्यता हजारों साल पुरानी है। हमारी सभ्यता का मुख्य उद्देश्य सर्वधर्म सद्भाव है। हमारी देश के धरती श्री चैतन्य महाप्रभु, महावीर, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, गुरु नानक और कबीर जी का धरती है, जिन्होंने हमें ये विश्वास दिलाया, सुनो मनुष्य भाई सवार ऊपरे मनुष्यत्व ताहार ऊपरे नाई। यही शिक्षा हम लोग को दिया। धर्म एक व्यक्तिगत विषय न कि राजनीतिक विषय है। घर वापसी भारतीय संस्कृति का पहचान नहीं। जैसे कि कविगुरु रविंद्रनाथ अपने संगीत में कहा, एसो है आर्य एसो अनार्य, हिंदू मुसलमान एसो एसो आज तुम इंग्राज, एसो एसो ख्रिस्टान, मार अभिषेके एसो सत्तरा, मंगल घट হয় নিজে বরা, সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থ নীরে, এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে। सवाल पर वर्तमान में हमारा देश की मुख्य समस्या गरीबी एवं बेरोजगारी है। सरकार को घर वापसी की भूलकर गरीबी हटाओ, रोजगार के अवसर पैदा करना, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एवं सबके लिए सामाजिक सुरक्षा योजना के बारे में सोचना शुरू करा। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा कि टू ए मैन विद एम्प्टी स्टमक फूड इज गॉड। वित्त मंत्री जी ने जो बजट संसद में पेश किया है उसकी वजह से देश में हर एक वस्तु का दाम बढ़ेगा। इसमें गरीबों को एवं किसानों को सबसे ज्यादा अहित होगा। इस बजट से सर्विस टैक्स एवं एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने की बात की गई है और कॉर्पोरेट टैक्स को 30% घटाकर 25% कर दिया गया था, जो कि महामहिम राष्ट्रपति जी महोदय का अभिभाषण की मूल भावना के विपरीत है। माननीय वित्त मंत्री जी उपनिषद का एक श्लोक बोल के भाषण समाप्त किया। मैं वही श्लोक को मेरा आत्मा की आवाज की भाषण समाप्त करता हूँ। सर्वेश सुखिनो
সন্তু সর্বে সন্তু নিরাময়া সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু ন কশ্চিৎ দুঃখ ভাব ভবেৎ। জয় भारत, जय समाजवाद। धन्यवाद। सवारे ऊपर मानुष सत्य, तहार ऊपर नाही। जी।